नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो CDP प्रैक्टिस की जो श्रृंखला है, ये आपके लिए UPTET, CTET, KBS, DSSB, रीट, सुपर टेट एंड ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप ज़रूर फॉलो करें। आपके लिए सभी टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम में आपके लिए यह मददगार साबित होगी। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। प्रश्न है दोस्तों, छोटे बच्चे संरचना और अर्थ, ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। खेल द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी सही है। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ए में नहीं है दोस्तों, बी में भी नहीं है, 1 2 3 4, सी में भी नहीं है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बचता है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बाँट कर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बाँट कर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 खंडीकरण, कूटलेखन, स्वागीकरण, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, अनुकूलन। तो दोस्तों डी भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह है खंडीकरण। कूटलेखन ये भी नहीं है दोस्तों। ये टुकड़ों में बांटकर अध्यापिका सिखा रही है। कोई भी नंबर पहले 3 अंकों में, उसके बाद 4 अंकों में, इस तरह से समूह में बांटकर याद करना सिखा रही हैं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। विषय वस्तु को रटना नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का
अनुबंधन। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है दोस्तों, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। प्रश्न दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। दोस्तों ये तो हमारा ऑप्शन सही होगा नहीं, क्योंकि ये बाहर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या है दोस्तों। परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर चर्चा करने के लिए कहती है। तो दोस्तों यही सही लग रहा है हमारे लिए, ये भी सही लग रहा है दोस्तों। और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। नहीं दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, चौथा हमारा होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और पहला भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही है दोस्तों इसके। प्रश्न नंबर 4 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। यानी प्रश्न दोबारा देखते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। नहीं दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दंड ये राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बैन है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अटल नहीं दोस्तों, लचीले। क्या हो जाएगा दोस्तों, लचीले तरीके, ये कठोर तरीके नहीं दोस्तों, तो बी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये सही है दोस्तों, लेकिन तब भी डी पढ़ते हैं, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये भी अगेन गलत हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्रश्न नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। यह सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा।
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देकर एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। ये भी अगेन गलत हो जाएगा दोस्तों। अब ए और बी में देखते हैं क्या सही है। ए और बी में कक्षा में संदर्भ रहित नहीं दोस्तों, संदर्भ सहित एक ही ऑप्शन बचता है। प्रश्न नंबर 6 का एक ही ऑप्शन बचता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। क्या होगा, प्रश्न देखते हैं दोबारा दोस्तों। क्या है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। शर्म, गुस्सा, गर्व और कुंठा होगी दोस्तों। यहाँ क्या होगी, कुंठा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? शर्म तो होगी नहीं, गुस्सा भी नहीं होगी दोस्तों, और कुंठा भी नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर सी, गर्व, प्राइड महसूस करेंगे दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि। देखिए दोस्तों प्रश्न देख लीजिएगा दोबारा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का मौका देता नहीं दोस्तों। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी देखते हैं दोस्तों क्या है। ये अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता नहीं दोस्तों। हमें समय बचाना नहीं है क्योंकि हमारे पास शिक्षण कार्य करते समय ही समय होना चाहिए, और है भी। डी देखते हैं दोस्तों। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है, तो दोस्तों नहीं, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो एक ही उत्तर बचता है प्रश्न नंबर 8 का, एक ही आंसर बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है दोस्तों, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। किस पर ध्यान देना है? नहीं पर। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों, और हमसे पूछा ही क्या है दोस्तों? गलत पूछा है, तो ए ही इसका सही उत्तर हो जाता है। लेकिन हम बी, सी और डी भी देखते हैं, क्या शायद इससे और अच्छा उत्तर मिल जाए हमारे लिए। देखते हैं दोस्तों बी क्या है।
बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर डी है वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है, बल्कि बच्चों को अपने आस पास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसीलिए गलत है। तो प्रश्न नंबर 9 का एक ही गलत जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 10। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 क्या है? निम्न में से अधिगम को कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो दोस्तों ये तो सामाजिक सांस्कृतिक लेबाइगोस्की का, इसीलिए गलत है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव ये दोस्तों पियाजे ने दिया है, इसीलिए गलत है। मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक ही बचता है व्यवहारात्मक। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? बहुत सरल आंसर है दोस्तों इसका। प्रश्न नंबर 11 का गति समन्वयक वैफल्य, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। गुणज वैफल्य ये दोस्तों गणित संबंधी होता है। क्या होता है दोस्तों? डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी होता है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। लेखन वैफल्य ये डिस्ग्राफिया ये लिखने से होता है दोस्तों। किससे होता है? लिखने से। एक ही उत्तर बचता है डिसलेक्सिया पठन वैफल्य। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी पठन वैफल्य डिसलेक्सिया। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उनकी अभिसारी सोच की क्षमता के आधार पर। क्या है दोस्तों? अभिसारी। अभिसारी सब गलत है दोस्तों, यह सिकुड़ता हुआ, इसीलिए ये गलत हो जाएगा 12 का। अच्छा बी देखते हैं। समकक्षियों के बीच उनकी प्रसिद्धि को आकर, ये भी अगेन गलत हो जाएगा दोस्तों।
आइए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उनकी मौलिक सोच के आधार पर, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उनके सरल व प्रत्यास्मरण आधारित क्रियाकलापों के चुनाव के आधार पर, ये भी गलत दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसके लिए बी की जगह सी कर लीजिएगा दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वालीनता बिल्कुल नहीं, प्रतिभाशीलता ये भी नहीं दोस्तों, सृजनात्मकता इससे भी कोई संबंध नहीं है दोस्तों। इसका एक ही उत्तर बचा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूलन नहीं है? समावेशन के अनुकूलन नहीं, अनुकूल नहीं है दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? लचीले समूहों का गणन, इनकी लचीले समूहों का गणन, विभेदी अनुदेशन, योग्यता आधारित समूहीकरण, पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन। तो नहीं है पूछा है दोस्तों, अनुकूल नहीं है दोस्तों। क्या पूछा है? अनुकूल नहीं है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लचीले समूहों का ये तो गणन या गठन करना चाहिए दोस्तों, इसीलिए गलत है। विभेदी अनुदेशन ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है। पाठचर्या में यथोचित समायोजन ये भी करना चाहिए दोस्तों, इसीलिए गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर सी, योग्यता आधारित समूहीकरण। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या है दोस्तों? देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? प्रश्न है दोस्तों, मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है। हमें किस पर ध्यान देना है दोस्तों? नहीं पर ध्यान देना है हमें अगेन। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर का समर्पित भाव। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। बी देखते हैं दोस्तों क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करने को प्राथमिकता देना होना चाहिए था। स्वतंत्र रूप से काम करने को प्राथमिकता, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है, इसीलिए गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, यही दोस्तों गलत है, इसीलिए सही है। तब भी डी देखते हैं, किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है दोस्तों। एक बात और बता दूं दोस्तों यहाँ आपके लिए, इसमें दोस्तों हिंदी में तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, और सी गलत है इसीलिए सही है। और इंग्लिश में दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यही गलत है इसीलिए सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 15 का अंग्रेजी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, और हिंदी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, अध्यापक को
कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल में किस प्रकार बल देना चाहिए होना चाहिए दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे लिए लचीला बनना है। क्या बनना है? लचीला बनना है। लचीला निर्देश नियम बनाने हैं लचीले हमारे लिए। तो प्रश्न नंबर 16 का ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। बी देखते हैं। सभी छात्रों के समान व्यवहार की अपेक्षा। सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा नहीं दोस्तों। तरह तरह के बच्चे हैं तो व्यवहार भी कुछ बच्चों का अलग अलग हो सकता है। सी देखते हैं दोस्तों। बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार। नहीं दोस्तों, अगेन फिर गलत हो गया दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, यही सही है। अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17। बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। देखते हैं ऑप्शन। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 जब तक बच्चों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। नहीं दोस्तों, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत दंड बिल्कुल बैन है दोस्तों। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी रट्टा लगाने के लिए कहना। जब तक बच्चों की पुरानी अवधारणा सही से न बदल जाए। ये भी बिल्कुल गलत है, रट्टा नहीं लगाना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा 17 का। सी देखते हैं दोस्तों क्या है। बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। सी बिल्कुल सही है। तभी डी देखते हैं दोस्तों क्या है। डी क्या है दोस्तों, देखते हैं। बच्चों को अपने स्कीमा में संप्रत्यात्मक विकास करने पर इनाम देना। नहीं, ये बाह्य हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक नहीं। अब प्रेरणा आंतरिक नहीं होगी, ये बाह्य अप्रेरणा हो जाएगी। बाह्य अप्रेरणा गलत होती है और आंतरिक अप्रेरणा अच्छी होती है। तो एक ही ऑप्शन सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित हैं। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित हैं। प्रश्न नंबर 18 का एक नंबर देखते हैं दोस्तों। छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। बिल्कुल सही है दोस्तों, सही लग रहा है दोस्तों। आइए दूसरा देखते हैं। पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तो 1 और 2 तो दोस्तों बिल्कुल सही हो गया 18 की। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों क्या है। छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। बिल्कुल दोस्तों, तीसरा भी बिल्कुल सही हो गया। चौथा देखते हैं दोस्तों। कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 18 के हो जाएंगे 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 4 है, इसलिए दोस्तों गलत हो गया। बी में देखते हैं 1, 2, 3 यही सही है दोस्तों, हमारा यही सही है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? रटना, खोज शिक्षण, अभिनव अनुदेशन और अनावृत
शिक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का? प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर रटना तो बिल्कुल है नहीं दोस्तों। बी देखते हैं दोस्तों क्या है 19 का? खोज शिक्षण, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तब भी सी और डी देखते हैं। अभिनव अन्वेषण, ये भी बिल्कुल गलत। और अनावृत शिक्षण, ये भी गलत। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोज शिक्षण। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, किसी संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्मृति सहायक विधियाँ, खोजी विधियाँ, चित्रण आयोजक और कलन विधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का? स्मृति सहायक विधियाँ बिल्कुल गलत दोस्तों। खोजी विधियाँ बिल्कुल गलत। चित्रण आयोजक ऑप्शन नंबर सी, ये सही लग रहा है दोस्तों। तब भी डी देखते हैं, कलन विधि बिल्कुल गलत, सॉरी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ हम अगर किसी चीज़ को लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों इससे ये संबंधित क्या है दोस्तों, इससे ये संबंधित क्या है दोस्तों। मान लीजिएगा हम यहाँ प्याजे या लेब बायोगोस्ट की जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे इससे संबंधित जो हैं दोस्तों वो हो जाएंगे नॉलेज मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप्स, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजर, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, कॉन्सेप्ट डाइग्राम्स, ये हो जाएंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट डाइग्राम्स। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी गलत टाइपिंग है दोस्तों, इसे सही कर लीजिएगा। चलो कर दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं सॉरी कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है। वह क्या होनी चाहिए दोस्तों? तंत्र, बच्चा, समुदाय, अभिभावक। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? प्रश्न नंबर 21 का तंत्र सही लग रहा है दोस्तों। तब भी BCD देखते हैं, शायद इससे अच्छा हो। बच्चा नहीं दोस्तों, समुदाय इससे भी कोई मतलब नहीं, अभिभावक इससे भी कोई मतलब नहीं। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब, क्या है दोस्तों? जब बच्चे क्या होते हैं? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। प्रश्न ये है कब होते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत दंड तो बिल्कुल दोस्तों बैन है और पुरस्कार भी कोई अच्छा उपागम नहीं है। बी देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 का बी देखते हैं। पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं, पुनः गलत हो गया दोस्तों। सी देखते हैं दोस्तों, उनका शैक्षणिक वातावरण, उनमें अपनत्व का भाव, उनकी क्रिया शक्ति
में तीव्रता लाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। तो प्रश्न नंबर सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तब भी डी देखते हैं दोस्तों क्या है। शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? शर्म, डर, निराशा, जिज्ञासा। सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिज्ञासा। आइए अगला प्रश्न। सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 24। कथन ए, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। कारण देख लेते हैं। कारण है दोस्तों, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही विकल्प 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों ही बातें सही हैं दोस्तों। ए भी सही है और इसका तर्क भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दें। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, लेकिन तब भी बी सी डी देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है, जो पुनरावृत्तीय और यांत्रिकों, नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत है। जो पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित हो, नहीं दोस्तों फिर गलत हो गया। जो बच्चे द्वारा पूछताछ की अनुमति ना दे, नहीं दोस्तों हमें अनुमति देना, इसीलिए गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। ये 25 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों 25 आउट ऑफ वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि 25 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए। दोस्तों ये 25 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। और इससे संबंधित अगर और भी कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। अंत में दोस्तों ये जो पेडागॉजी एंड सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मैं सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, ये आपके लिए ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। इसलिए इसे ज़रूर देखें और इससे संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अंत में दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को दोस्तों सब्सक्राइब करें, संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।